हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है क्लास 11th के लिए वेक्टर क्वांटिटीज मैथमेटिकल टूल्स। तो आज हम देखेंगे स्पेशल केस एडिशन के और पॉलीगन लॉ। तो देखिए, पहला केस है हमारा जब एंगल कितना हो 0 डिग्री या फिर आप कह दो वेक्टर ए और बी पैरेलल हो एक दूसरे के, उनका एडिशन कितना होगा। मतलब कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, दोनों का एंगल सेम है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, दैट मींस एंगल 0 डिग्री है। या फिर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, कैसे भी समझ लो। ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के पैरेलल है, इनको जोड़ेंगे तो क्या रिजल्टेंट आएगा। तो आपको पता है जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी को उठाया और वेक्टर ए की हेड पे रख दिया। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू फाइनल पोजीशन ऑफ सेकंड वेक्टर तक जो डायरेक्शन होगी वही हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। तो दिस इज द रिजल्टेंट ए प्लस बी। इसका कल एक फॉर्मूला बताया था मैंने, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2ab cos of angle between them। cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी रिजल्टेंट। क्लियर है। दूसरा केस है हमारा थीटा कितना हो 180 डिग्री, या आप कह दो वेक्टर ए वेक्टर बी के एंटी पैरेलल हो। मतलब वेक्टर ए ये है तो वेक्टर बी ये है। इनको अगर जोड़ना होगा तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कीजिए, वेक्टर ए की हेड पे रखिए, ये वेक्टर बी। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इनिशियल टू फाइनल ऐसे आएगा, वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी। अंडरस्टैंड। इसका फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो ये सारी आइडेंटिटी बनेगी a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट जो आया हमारा, इधर देखिए, वो आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। मैंने मोड क्यों लगाया, मोड इसलिए लगा दिया कि अगर बी बड़ा हुआ तो ये वेक्टर माइनस में आता रिजल्टेंट हमारा, और माइनस तो डायरेक्शन ही बताती है फिजिक्स के अंदर, अगर ये प्लस है तो ये माइनस। और मैग्नीट्यूड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करता है, डायरेक्शन तो करता ही नहीं, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया कि आपको पता रहे ए अगर बी छोटा हुआ बड़ा हुआ तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, लेकिन रिजल्टेंट तो पॉजिटिव ही शो करेगा। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्शन में आ जाता है। अंडरस्टैंड। तो ये दो रिजल्टेंट हमने देख लिए। एक रिजल्टेंट और देखिए, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, मतलब कोई वेक्टर ए है और उस पे वेक्टर बी ऐसे है, परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ से तो ये रिजल्टेंट आएगा, या फिर आप इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो भी यही रिजल्टेंट आएगा ट्रायंगल लॉ से। इसको कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा रिजल्टेंट। यानी तीन रिजल्टेंट देखे, जब थीटा 90 डिग्री है तो इतना रिजल्टेंट आया, जब थीटा 0 डिग्री था तो हमारा रिजल्टेंट आया था a प्लस बी, और जब थीटा 180 डिग्री था तो हमारा रिजल्टेंट आया a माइनस बी। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, ये तीन केस हमने देखे। इनका एक एप्लीकेशन और दिखा देता हूं। मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हमेशा छोटा या बराबर रहेगा a प्लस बी से, और बड़ा या बराबर रहेगा a माइनस बी से। मतलब ये कह सकता हूं कि अगर किसी का रिजल्टेंट मिनिमम निकालना हो तो आर मिनिमम निकालना हो तो दोनों को एंटी पैरेलल कर दो, मैक्सिमम निकालना हो तो दोनों को पैरेलली ऐड कर दो, या पैरेलल डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स हैं तो वो मैक्सिमम रिजल्टेंट देंगे, और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स हैं तो वो मिनिमम रिजल्ट देंगे। देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा कि एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इसके पैरेलल में एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा सर, एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी a प्लस बी, दैट मींस 9 न्यूटन। और आपको पता है जब इसको यहां शिफ्ट करोगे तो यहां से यहां ये आपका, ये अगर 4 न्यूटन आपने शिफ्ट कर दिया तो ये 5 प्लस 4 9 न्यूटन आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अगर इसी में अगर ये एंटी पैरेलल होता 4 न्यूटन
और ये 5 न्यूटन। तो आप इसको शिफ्ट कर दे, यहाँ 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आता हमारा ये 1 न्यूटन, 5 माइनस 4। और हमने देख लिया जब एंटी पैरेलल है तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए माइनस बी। तो ए कितना है 5 माइनस बी कितना है 4, दैट इज 1 न्यूटन। और उसके अलावा चलो मान लो ये 90 डिग्री पे होती, 90 डिग्री इनके बीच में एंगल होता, तो ये 5 न्यूटन, ये 4 न्यूटन। जब 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो 25 प्लस 16, दैट मीन्स 41 न्यूटन अंडर रूट। अंडरस्टैंड। तो ये जो अंडर रूट 41 है ये किसके है, देखो 7 का 49 होता है और 6 का 36 होता है। तो ये 6 और 7 के बीच में अंडर रूट होगा किसी का 6 पॉइंट समथिंग का। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या 9 न्यूटन से कभी बड़ी आ सकती है, इससे बड़ा रिजल्टेंट आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है और उस पे 9 न्यूटन वैल्यू आई है। जब एंगल 180 डिग्री था उस पे 1 न्यूटन डिग्री 1 न्यूटन वैल्यू आई है रिजल्टेंट की। और जब एंगल 90 डिग्री था उस पे अंडर रूट 41 न्यूटन, दैट मीन्स 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई है। तो ये जो और कोई एंगल है 0 डिग्री और 180 के अलावा, वो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है वैल्यू। कोई भी एंगल आप ले लेना, इन दोनों के बीच में ही वैल्यू आएगी। और 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और 180 डिग्री पे मिनिमम। तो इससे आप एक चीज कंसिडर कर सकते हैं कि मैं आपको दे दूं कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है 7 एंड 3, इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है। सर मैक्सिमम तो 7 प्लस 3 10 जा सकती है, ठीक है। 10 से मतलब ऐसे आर विल बी 10 तो मैक्सिमम जा सकती है और मिनिमम 4 इसके बीच में। तो अगर आपको ऑप्शन में 5 दिखे तो टिक कर सकते हो आप, 6 दिखे तो भी टिक कर सकते हो, 7 दिखे तो भी, 11 दिखेगा तो 11 नहीं होगी सर। 4 से 4 हो सकती है, 10 हो सकती है और इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप अगर एमसीक्यू कभी ऐसा दिखे तो टिक कर सकते हो कि दो मैग्नीट्यूड्स है, उनकी मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों के सम यानी कि दोनों को पैरेलल ऐड करेंगे तो आती है, मिनिमम वैल्यू दोनों को एंटी पैरेलल ऐड करते हैं तो आती है, और इन दोनों के बीच में ही वैल्यू उनकी वेरी करती है, जो कि हमने देख लिया। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब आपको कोई दो फोर्स दे दिए मान लो और कह दिया कि मैक्सिमम फोर्स करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों फोर्सेस पैरेलली लगाने हैं, तभी तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स आएगा। और मिनिमम फोर्स लगे, दो फोर्स लगाओ इस तरह से कि मिनिमम फोर्स लगे, तो आप दोनों वेक्टर दोनों फोर्सेस को एंटी पैरेलल लगा दो तो वो मिनिमम रिजल्ट देगा। सही है। आई होप आपको ये दोनों चीजें अभी क्लियर हो रही होंगी कि अभी हमने देखा है कि 3 केस 0 डिग्री पे क्या होता है 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। और वहां से एक चीज कॉमन समझिए कि जब 0 डिग्री होगा थीटा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट देगा, और जब 180 डिग्री होगा तो मिनिमम रिजल्टेंट देगा, और इन दोनों के बीच में ही वैल्यू वेरी करेगी। तो आपको मान लो 13 और 5 ये दो मैग्नीट्यूड दे दी, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 18 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, 5 गए 3 गए तो 10 और 2 गए तो 8। तो 8 वैल्यू मिनिमम हो सकती है और 18 वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। तो 18 से 8 से और 18 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर एंगल चेंज हुआ। हाँ 0 डिग्री होगा तो 18 होगी और 180 डिग्री होगा तो 8 होगी, और इसके बीच में बाकी वैल्यूज वेरी करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उन दोनों के बीच में एंगल 120 है। तो इसको 120 को एक काम करो आप थीटा ही लिख लो, अभी कंसेप्ट ही रहेगा कॉमन। एंगल दोनों के बीच में है थीटा, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और इस तरह से कुछ एंगल उनके बीच में है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, और दोनों के बीच में है एंगल थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना तो आपको पता है, रिजल्टेंट तो कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ जाता है, या फिर आप इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये एंगल आएगा। तो दिस इज रिजल्टेंट, या इसको आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कह सकते हैं। ये बढ़िया कंसेप्ट देख लीजिए एक बार। तो ये जो वेक्टर बी है और वेक्टर ए है ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसका मतलब वेक्टर ए ही इसको कह दूं, वेक्टर ए ही इसको कह दूं, या फिर ये जो एक सेकंड, ये वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड भी ए है। सेम नहीं कह सकते, डायरेक्शन अलग है ना। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी ए है। अंडरस्टैंड। एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें पता है सर, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कितना आया 2a स्क्वायर
प्लस 2a² cos ऑफ थीटा अंडर। नाउ बाहर क्या आएगा, तो a तो बाहर आ गया, अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। और आपको पता है कि cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। और जब 2 थीटा को मैं थीटा रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, थीटा किस में रिप्लेस हो जाएगा, थीटा बाई 2 में। तो ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड। जब 2 थीटा की जगह थीटा पुट करूंगा तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 यानी कि एंगल का आधा पुट करूंगा तो इधर भी एंगल का आधा पुट करना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, वो मैं यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि एक जनरल रिजल्ट आ जाए। देखो ए 1 प्लस cos थीटा की जगह मैं लिख दूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2a cos थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। 2 2 जा 4 बाहर आएगा तो 2 और cos स्क्वायर का cos थीटा। ये इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। मतलब जब भी दो रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, उनका रिजल्टेंट हमेशा यही होगा। और ये बढ़िया रिजल्ट है आपके पास। जैसे 10 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा यही आएगा। एंगल उनके बीच में कुछ भी गिवन है, मान लो 20 डिग्री गिवन है, तो 2 इंटू 10 इंटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा 20/2 दैट इज 10 डिग्री, 2a cos 10 डिग्री। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। ये बढ़िया रिजल्ट है। अभी इसमें डायरेक्शन भी देखनी है। अभी 10 फाई, तो ये एंगल अगर मैं कह दूं फाई है, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल मैंने कह दिया फाई है, तो tan फाई क्या होता है, बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। जिसके साथ एंगल देखते हैं उसको अलग रख लेते हैं, बाकी के साथ कोस का ऑपरेशन और साइन का ऑपरेशन। ए के साथ देख रहे हैं तो ए अलग, बी साइन थीटा बी कोस थीटा। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होना चाहिए ना ये, तो बी का मैग्नीट्यूड है ए साइन ऑफ थीटा, और a प्लस बी, ये जो b होता है ये दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे वो मैग्नीट्यूड a ही है, a cos ऑफ थीटा। तो a साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई a कॉमन 1 प्लस cos थीटा। ये 1 प्लस cos थीटा अभी मैंने लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये लिख सकते हो a साइन थीटा डिवाइड बाई a इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो a से तो a कैंसिल आउट। tan फाई की वैल्यू क्या आई बेटा, साइन थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो साइन 2 थीटा पता होगा, क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 थीटा cos थीटा, मतलब ये जो एंगल है इसका आधा हो जाता है। तो अगर साइन थीटा का मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो लिखा जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। मतलब 2 थीटा को अगर मैं थीटा से रिप्लेस करूंगा तो थीटा भी थीटा बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इधर बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक cos से एक cos कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। दिस टर्न्स आउट टू बी tan थीटा बाई 2। बढ़िया रिजल्ट है। देखिए हमारा tan फाई जो आया है, एक सेकंड, हाँ, हमारा tan फाई जो आया है वो आया है tan थीटा बाई 2। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब फाई क्या है, थीटा बाई 2। मतलब देखिए एंगल कितना था हमारा, थीटा था, दो वेक्टर्स के बीच में, टू वेक्टर्स के बीच में एंगल था हमारा, वेक्टर ए था जिसका मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी था जिसका भी मैग्नीट्यूड ए है, और एंगल इन दोनों के बीच में थीटा था। तो इसका रिजल्टेंट जो आया है, रिजल्टेंट की वैल्यू तो आई है 2a cos थीटा बाई 2 उसके मैग्नीट्यूड की। और ये जो एंगल फाई आया है, ये फाई आया है बिल्कुल थीटा बाई 2, यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल दोनों के बीच में था उसका आधा। तो मैं ये बढ़िया रिजल्ट कह सकता हूं कि इफ टू वेक्टर्स of same magnitude are added then resultant का magnitude will be 2a cos theta by 2 and जो एंगल है रिजल्टेंट फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, वो क्या होगा थीटा बाई 2। ये कह सकता हूं कि रिजल्टेंट विल बी at angle bisector
बाइसेक्टर। मतलब देखिए, ये दो वेक्टर हैं, मान लो कोई 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे है और 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, सपोज है नहीं 60 डिग्री, मान 120 मान लो भाई को, तो ठीक है। तो जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू तो होगी 2 इंटू 10 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2, दैट इज 120/2। और ये जो एंगल होगा बेटा, ये एंगल इसका बाइसेक्टर होगा, 120 का बाइसेक्टर 60 डिग्री, तो ये एंगल जो रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच में आएगा ये होगा 60 डिग्री, और ये जो इसका रिजल्टेंट होगा वो होगा 2 इंटू 10 कोस 120/2, दैट इज कोस 60, दैट मीन्स 1/2, दैट इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड होगा और एंगल उस रिजल्टेंट का वेक्टर से होगा 60 डिग्री। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी चीज। तो ये बढ़िया रिजल्ट है कि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के ऐड किए गए तो उनका मैग्नीट्यूड तो होगा 2a cos θ/2, और जो एंगल होगा रिजल्टेंट का वेक्टर से वो होगा एंगल बाइसेक्टर पे। अगर 40 डिग्री है तो 20 डिग्री पे मिलेगा, 60 डिग्री है 30 पे। कब? जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के ऐड किए गए। अंडरस्टैंड? एट एन एंगल थीटा। अभी एक न्यूमेरिकल है कि जो कह रहा है कि वेक्टर ए है और उसके परपेंडिकुलर हमें मिला है रिजल्टेंट। ठीक है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हमें कोई रिजल्टेंट मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर ए में बी इस तरह से जुड़ना चाहिए, तभी ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर ये फाई है, मतलब ये फाई कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो वो पूछा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये एंगल बता सकता हूँ फिलहाल के लिए। ये एंगल कितना होगा? देखो उन्होंने कहा है कि 0.6 टाइम्स ऑफ बी, तो आर की वैल्यू है 0.6 टाइम्स ऑफ बी, तो बी की वैल्यू को मैंने ले लिया x, तो आर की वैल्यू होगी 0.6x। तो यहां से साइन थीटा क्या होगा बेटा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, दैट मींस 0.6x डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज x। तो 0.6 आया, दैट मींस 3/5, तो थीटा विल बी 37 डिग्री। तो ये जो एंगल थीटा आया है ये 37 है, ये एंगल है 37। एंगल बिटवीन ए एंड बी नहीं है। आपको पता है एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है दो वेक्टर्स की टेल के बीच में एंगल। तो ये एंगल हमारा आया 37 डिग्री, तो इनकी टेल्स के बीच वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा क्या? तो इसको आगे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो ये एंगल जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 37 डिग्री। ये एंगल हमारा क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको पता है एंगल निकालने के लिए दोनों की टेल्स के बीच का एंगल बताना, ये हमारी पहली बेसिक क्लास थी उसमें मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया। तो आज आपने अभी एक चीज और देखनी है, जस्ट ए सेकंड, पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ क्या होती है कि वेक्टर ए को हमने वेक्टर बी से जोड़ा तो ट्रायंगल लॉ आती है, पैरेललोग्राम आती है। मान लो कोई वेक्टर सी भी है तो क्या होगा? सर वेक्टर सी है तो पहले वेक्टर ए और बी को जोड़ दो, फिर बी के रिजल्टेंट पे सी को रखो और फिर सी और ए को ये आर आएगा, आर और सी को जोड़ेगा तो एक नया आर आएगा। अंडरस्टैंड? जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। ठीक है, तो वेक्टर ए को बी से जोड़ा तो ये रिजल्टेंट आएगा। अब इस रिजल्टेंट में वेक्टर सी जुड़ेगा तो एक नया रिजल्टेंट आएगा। अब इस रिजल्टेंट में वेक्टर डी जुड़ेगा तो एक नया रिजल्टेंट आएगा। अंडरस्टैंड? और पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है बेटा स्ट्रेट लाइंस से बनने वाला क्लोज फिगर। जो भी क्लोज फिगर स्ट्रेट लाइंस से बना है वही क्या होता है? पॉलीगन। 2D फिगर होता है। ठीक है, तो इसको पॉलीगन लॉ इसलिए कहते हैं कि जब दो से ज्यादा वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स जब ऐड किए जाएंगे तो हमेशा एक पॉलीगन बनेगा। दो वेक्टर है तो तीन साइड का पॉलीगन बनेगा, तीन वेक्टर है तो चार साइड का। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो जोड़ने के लिए आप बेसिकली वेक्टर ए की हेड पे वेक्टर बी को रखोगे तो ये वेक्टर आर आएगा, जिसको हमने ए प्लस बी का नाम दिया। अब वेक्टर ए प्लस बी में ये वेक्टर सी जुड़ेगा तो वेक्टर ए प्लस बी की हेड पे वेक्टर सी को रखेंगे तो ये वेक्टर आएगा, इसको हमने नाम दिया वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। अंडरस्टैंड? ऐसे ही अगर कोई वेक्टर डी है तो क्या होगा? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी में वेक्टर डी जुड़ेगा तो ये नया वेक्टर आएगा, ये आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी।
तो जब भी आप देखो 4 वेक्टर जोड़ रहे हो, ए बी सी और डी, 4 वेक्टर जोड़ रहे हो तो आपको एक पॉलीगन मिला, ए बी सी डी, और ये एक साइड रिजल्टेंट की ओर मिल गई। तो आपने अगर 4 वेक्टर्स को जोड़ा तो 5 साइड्स का पॉलीगन मिला, 5 वेक्टर्स को जोड़ोगे तो 6 साइड का पॉलीगन मिलेगा। तो अगर n साइड के n वेक्टर्स जोड़ोगे तो n+1 साइड का पॉलीगन मिलता है, इसलिए इस लॉ को कहते हैं पॉलीगन लॉ। बाकी इसमें लग रही ट्रायंगल लॉ ही है, 2 वेक्टर्स को जोड़ो, रिजल्टेंट आएगा, उसमें तीसरा वेक्टर जोड़ दो, फिर रिजल्टेंट आएगा, उसमें चौथा वेक्टर जोड़ दो, फिर रिजल्टेंट आएगा, उसमें पांचवा वेक्टर जोड़ दो। बस पॉलीगन लॉ इसलिए है कि जब भी 2 से अधिक लाइंस जुड़ती हैं और वो एक क्लोज सरफेस बनाती हैं तो उसको ही पॉलीगन कहते हैं, और जब भी 2 से अधिक वेक्टर जुड़ेंगे तो क्लोज सरफेस बनाएंगे ही बनाएंगे। और अगर n साइड्स है तो पॉलीगन मिलेगा n+1 साइड का, क्योंकि एक नया रिजल्टेंट जो आया वो भी एक साइड बन जाती है। 4 जैसे लिए हमने, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये 4 वेक्टर थे, इनको जोड़ा तो 5वां वेक्टर ऑटोमेटिक ही मिल गया हमें, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हैं। तो ये कंप्लीट पॉलीगन कितनी साइड का बना? 5 साइड का। तो अगर n वेक्टर्स है तो कितनी साइड मिलेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर आने के बाद? n+1 साइड्स मिलेंगे। तो इसलिए इसको पॉलीगन लॉ कहते हैं। बेसिकली ये ट्रायंगल लॉ ही है और कुछ नहीं है, इसको अलग से नाम दे दिया क्योंकि पॉलीगन बनता है। तो आज की क्लास में हमने देखा एडिशन ऑफ वेक्टर, और उसके अंदर स्पेशल केस देखे। थीटा 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, 90 होगा तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा तो कितना होगा, और अगर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर को ऐड किया जाए एट एन एंगल थीटा तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा और उसका एंगल कितना होगा, फाई। कंप्लीट रिजल्टेंट उसका देखा। तो उस पर तो डायरेक्ट इक्वेशन आएंगे कि भाई मान लो 20 न्यूटन है और दूसरा भी 20 न्यूटन का वेक्टर है और एंगल है 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस एंगल पे होगा सर? एंगल बाइसेक्टर पे, तो ये होगा 15 डिग्री। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? 2 × 20 × cos ऑफ एंगल थीटा, दैट इज 30/2, दैट मीन्स 15। 2 × 20 × cos 15 इज मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन होंगे वेक्टर के, आप आराम से कर लोगे। पॉलीगन लॉ क्या होती है? बस 2 से ज्यादा वेक्टर्स को जब भी जोड़ोगे तो एक पॉलीगन बन जाता है ऑटोमेटिकली। आपको पता है एक रिजल्टेंट ये, फिर एक और ट्रायंगल बनेगा। तो पॉलीगन कितनी साइड का बनेगा? n वेक्टर है तो n+1 साइड का बनेगा। तो आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।